तो अपन छत्तीसगढ़ को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। क्या क्या है? जियोग्राफी, हिस्ट्री और ट्राइबल। क्लियर है? इसमें क्या करेंगे, जियोग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री और ट्राइबल को भी इंक्लूड करेंगे और उसके साथ अपन करेंट अफेयर, क्लियर है, करेंट अफेयर को भी देखेंगे। कभी मैं बीच बीच में आपको जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है उसको लेक्चर पे इंक्लूड करूँगा, आप उसको ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि उसको दिमाग में बैठाने का। तो आज का देखते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ का गठन, क्योंकि अपन छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के बारे में अपन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो छत्तीसगढ़ का जो गठन है कैसे हुआ है, छत्तीसगढ़ गठन के पीछे कौन इतिहासकार, स्वतंत्रता सेनानी का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो सभी को देखेंगे और छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा ये भी देखेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो कई लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से बना है, तो ऐसा नहीं है और उसमें बहुत सारे जो कथन है तो ये भी कथन को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का जो गठन है कब हुआ है, तो 1 नवंबर 2000 में हुआ है। कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 में हुआ है। क्लियर है? दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। तो छत्तीसगढ़ जो गठन है 1 नवंबर 2000 को हुआ है। और छत्तीसगढ़ का जो गठन कहाँ से होकर हुआ है, तो छत्तीसगढ़ जो गठन है ये मध्य प्रदेश, ये क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र राज्य बना है। ये याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का मदरलैंड, छत्तीसगढ़ का मदरलैंड कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। क्या है ये? मदरलैंड, ठीक है, या फिर हो सकते हैं मातृ राज्य, ये मदर स्टेट, ठीक है। तो मातृ राज्य कौन सा होगा छत्तीसगढ़ का, तो मध्य प्रदेश। क्लियर? ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद जो छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था उस समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? और जो 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो 1997 से 2002 के बीच में। सरकार को इन 5 वर्षों में अपना कार्य करना होता है, मतलब जो देश के वृद्धि के लिए। क्लियर है? देश के वृद्धि के लिए 5 वर्षों में जो योजना बनाया जाता है उसको पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में छत्तीसगढ़ का क्या हुआ है, गठन हुआ है। क्लियर है? ये याद रखिएगा। उसके बाद अपन देख लेंगे कि जो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है। क्लियर है? मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना है। तो जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश के किस तरफ है, मतलब उसकी स्थिति देखेंगे मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग। तो मध्य प्रदेश जो है, मान लो अगर ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य है, तो जो छत्तीसगढ़ है ये यहाँ पास है, इसके कहाँ है, यहाँ है। अगर छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश को अगर देखेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो मध्य प्रदेश के साउथ ईस्ट या फिर बोल सकते हैं दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य है, तो छत्तीसगढ़ राज्य है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के किस दिशा में स्थित है, तो कौन सी दिशा में स्थित है, तो दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये याद रखिएगा इसका स्थिति। तो छत्तीसगढ़ का जो गठन है 1 नवंबर 2000 में, और ये कौन से राज्य से अलग होकर बना है, तो मध्य प्रदेश से। तो अपन मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है, तो छत्तीसगढ़ का जो मातृ राज्य कौन सा होगा, मध्य प्रदेश होगा। और छत्तीसगढ़ कौन सी पंचवर्षीय योजना में बना है, तो याद रखिएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में बना है। क्लियर है? ये देख के उसके बाद इसका दिशा देख लिया कि छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश में किस दिशा में है। क्लियर? तो ये हो गया। अब छत्तीसगढ़ जो का स्थिति तो देख लिया मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग। और एक चीज़ और ये बात याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का 30.47% भाग था। कितना प्रतिशत भाग था? 30.47% भाग था। ठीक है? तो जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो मध्य प्रदेश का 30.47% जो हिस्सा अलग हुआ मानेंगे, और ये 30.47% जो हिस्सा है ये छत्तीसगढ़ लेते हुए अपना जो एक स्वतंत्र राज्य बना। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत हिस्सा था, तो 30.47%। कितना? 30.47%। क्लियर है? तो यहाँ तक याद रखिएगा। इसके बाद
हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो नामकरण कैसे पड़ा छत्तीसगढ़ का, ये देखेंगे। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ का जो नाम है ना, प्राचीन काल में क्या बोला गया है, इसको अगर क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ का प्राचीन काल में क्या कहा गया है, तो इसको बोला गया है दक्षिण कौशल। क्या बोला गया है? दक्षिण कौशल। और इसके साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग बस्तर है ना, बस्तर, तो बस्तर को क्या बोला गया है? दंडकारण्य। अगर क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो दक्षिण कौशल, और बस्तर को किस नाम से जाना जाता था, तो दंडकारण्य। ये याद रखिएगा। इसके बाद अपन प्राचीन काल का देख रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ और काल है उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वैदिक काल में। कौन से काल में? वैदिक काल में। तो वैदिक काल में जो मध्य छत्तीसगढ़ है, मतलब जो महानदी बेसिन वाला भाग है, या फिर बोल सकते हैं कि बस्तर वाले को छोड़ के जितने भी उत्तरी मतलब छत्तीसगढ़ है, उस भाग का जिक्र वैदिक काल में नहीं दिया गया था। जबकि बस्तर को, किसको? बस्तर को दक्षिण, क्या बोला गया है? दक्षिण दिक। ठीक है? तो बस्तर को दक्षिण दिक किस काल में बोला गया है? अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो वैदिक काल में बोला गया है। किस काल में? वैदिक काल में। या फिर क्वेश्चन ये पूछ देगा दक्षिण दिक किसे कहा गया है, तो बस्तर को कहा गया है। क्लियर? ये याद रखिएगा। इसका सेकंड देखेंगे, वैदिक काल के बाद रामायण काल। ठीक है? तो रामायण किसने लिखा है? ये सभी को पता है, महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है? महर्षि वाल्मीकि द्वारा कृत रामायण काल है। रामायण में महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण को लिखे थे, और रामायण काल में जो महर्षि वाल्मीकि की रामायण है उसमें छत्तीसगढ़ का जो वर्णन है वो किस नाम से किया गया है, तो दक्षिण कौशल। क्या नाम दिया गया है? दक्षिण कौशल। और बस्तर को क्या नाम दिया गया है? बस्तर को दंडकारण्य। इसीलिए बोलते हैं कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया है? दक्षिण कौशल। ये जो है रामायण काल से लिया गया है, और बस्तर का नाम क्या है? दंडकारण्य पड़ा। क्लियर है? ये चीज याद रखिएगा। तो कौन कौन सा काल हो गया? वैदिक काल, रामायण काल। वैदिक काल, रामायण काल में छत्तीसगढ़ और बस्तर को किस नाम से जाना जाता था, ये देख लिए। इसके बाद अगला देखेंगे थर्ड जो है रामायण काल के बाद क्या आ जाएगा? महाभारत काल। क्या है? महाभारत काल। ठीक है? तो महाभारत काल के समय छत्तीसगढ़ को क्या नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा प्राक कौशल। क्या? प्राक कौशल। ये प्राक कौशल। ठीक है? प्राक कौशल के नाम से जाना जाता था। और इसको और ये भी बोल सकते हैं कि सिर्फ कौशल भी बोला जाता था। क्लियर है? तो प्राक कौशल और कौशल ये दोनों का जिक्र महाभारत काल में हुआ है छत्तीसगढ़ के नाम के लिए। और बस्तर को क्या बोला गया है? बस्तर को कांतार बोला गया है। क्लियर है? क्वेश्चन पूछेगा कि कांतार बस्तर को किस काल में कहा गया है, तो महाभारत काल में। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, याद करिए कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो प्राक कौशल या कौशल। और बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? कांतार। क्लियर है? इसके बाद अगला जो है चौथा, जो गुप्त काल है, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो दक्षिणापथ या फिर कौशल। दक्षिणापथ या फिर कौशल। क्लियर है? तो गुप्त काल में जो गुप्त काल का जो कवि था हरिसेठ। ठीक है? हरिसेठ के प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ का जो जिक्र है वो दक्षिणापथ या फिर कौशल के नाम से हुआ है। ये याद रखिएगा। इसके बाद जो बस्तर वाला एरिया है, बस्तर है ना, तो बस्तर को ये याद रखिएगा, ये महाभारत काल में कांतार बोलते थे, तो यहाँ तो महा नहीं है, तो महा को अपन जोड़ के क्या कर देंगे? महाकांतार। क्लियर है? महाकांतार। तो छत्तीसगढ़ के जो बस्तर को गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था, तो महाकांतार के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा। क्लियर है? वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल और गुप्त काल, ये हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं, एक पांचवा जो है, एक महाकवि कालिदास। ठीक है? कालिदास जी ने भी छत्तीसगढ़ का नाम का जिक्र किया है अपने रचना रघुवंशम। क्लियर है? रघुवंशम। तो रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास के। कालिदास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ में आके रचना किया था। किस चीज़ की रचना किया था? तो मेघदूतम।
मेघदूतम का रचना किया था कालिदास ने छत्तीसगढ़ में। कहाँ किया था? तो रामगढ़ की पहाड़ी में किया था। क्लियर है? तो कालिदास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि मेघदूतम की रचना कहाँ किया था? तो छत्तीसगढ़ में रामगढ़ की पहाड़ी में। कौन किया था? तो कालिदास ने अपने रघुवंशम में छत्तीसगढ़ को मैं सीजी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, छत्तीसगढ़ को क्या बोला है? सिर्फ कौशल बोला था। क्या बोला था? कौशल, मतलब कौशल बोला था। क्लियर है? तो कालिदास ने छत्तीसगढ़ का जिक्र कौशल के नाम से किया था। यहाँ तक हुआ। इसके बाद अगला देखेंगे, कालिदास के बाद छठवां सल्तनत काल। क्या है? सल्तनत काल। क्लियर? सल्तनत काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था ये देखेंगे। तो इस समय सल्तनत काल के समय एक छत्तीसगढ़ के, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ रियासत के राजा का नाम क्या था? लक्ष्मी निधि कर्ण राय। क्या नाम था खैरागढ़ के राजा का? लक्ष्मी निधि कर्ण राय। ठीक है? लक्ष्मी निधि कर्ण राय के चारण कवि थे। चारण या दरबारी कवि बोल सकते हैं। तो चारण कवि थे। कौन थे? दलराम राव। क्लियर है? तो उनके चारण कवि थे दलराम राव। इन्होंने अपने कृति में छत्तीसगढ़ का जिक्र किया है। क्या किया है? छत्तीसगढ़ का जिक्र किया है। छत्तीसगढ़ शब्द को अपने कृति में लिखा है कि जो राजा थे वहाँ कहाँ थे? छत्तीसगढ़ में थे। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो खैरागढ़ के कौन से राजा के दरबारी कवि ने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया है? तो दलराम राव। ठीक है? इन्होंने छत्तीसगढ़ का जो जिक्र है कौन से सन में किया है ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कौन से सन में किए हैं इन्होंने? 1494। याद रखिएगा, याद हो जाएगा 1494 में इन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया था अपने कृति में। दलराम राव, इसको कहीं कहीं बोलते हैं दलपत राव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दलपत राव भी कहते हैं। याद रखिएगा, दलपत राव किसके चारण कवि थे? तो खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी कवि थे। और ये कौन से काल में मतलब लिखे थे? अपने जो रचना है वो सल्तनत काल में है। क्लियर है? सल्तनत काल के समय। और इसके साथ ही एक चीज़ और याद रखेंगे, सल्तनत काल के समय छत्तीसगढ़ में कौन से वंश का राज था? तो कलचुरी वंश का। तो सल्तनत काल के समय कलचुरी वंश थे। ठीक है? कलचुरी वंश। ठीक है? तो कलचुरी वंश के एक राजा थे, राजा राजसी। क्लियर है? कलचुरी वंश के शासक क्या थे? जो रतनपुर कलचुरी वंश के एक शासक थे राजसी के दरबारी कवि कौन थे? गोपाल मिश्र थे। ठीक है? कौन थे? गोपाल मिश्र थे। इनकी रचना है खूब तमाशा। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है खूब तमाशा। याद रखिएगा, खूब तमाशा। तो सल्तनत काल में एक तो छत्तीसगढ़ के जो खैरागढ़ है लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी कवि दलराम राव, उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया था। और उन सल्तनत काल में ही रतनपुर कलचुरी वंश के एक राजा थे राजसी, इसके दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा में, ये जो खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ का जो है जिक्र किया था। छत्तीसगढ़ का जिक्र किया था। याद रखिएगा। ठीक है? छत्तीसगढ़ का जिक्र किया था। और गोपाल मिश्र ने छत्तीसगढ़ का जिक्र कौन से सन में किया था? तो ये भी याद रखिएगा 1686 में। कब किया था? 1686 में। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोपाल मिश्र ने छत्तीसगढ़ का जिक्र कब किया था? तो 1686 में, या फिर इसको ऐसा भी वो याद रख सकते हैं 17वीं शताब्दी में। क्लियर है? गोपाल मिश्र ने अपने जो कृति में छत्तीसगढ़ का जिक्र कब किया था? 17वीं शताब्दी में। और ये भी याद रखिएगा 17वीं शताब्दी में सल्तनत काल में भारत में किसका शासन था? तो औरंगजेब का। क्लियर है? औरंगजेब का। क्लियर? औरंगजेब। तो अपन मान सकते हैं कि औरंगजेब के समकालीन कौन थे? तो राजसी। कौन थे? राजसी, जो कि 17वीं शताब्दी में कलचुरी शासक थे छत्तीसगढ़ में। क्लियर है? मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपको मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो ये सब सुने रहेंगे तो आपको ईजी हो जाएंगे। क्लियर है? तो औरंगजेब के समकालीन कौन थे? राजसी कौन से वंश के शासक थे? तो कलचुरी वंश के शासक थे। क्लियर है? और राजसी के दरबारी कवि गोपाल मिश्र, जिन्होंने 1686 में अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ का जिक्र किया था। क्लियर है? ये चीज़ याद रखिएगा।
तो अपन कौन कौन से काल पढ़ लिए? वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, गुप्त काल, कालिदास और सल्तनत काल में। क्लियर है? तो ये छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, इतना देख लिए। इसके बाद एक और जो प्रसिद्ध लेखक थे, कौन थे? बाबू रेवाराम। क्या नाम था? बाबू रेवाराम। क्लियर है? तो बाबू जो रेवाराम थे, इन्होंने अपनी रचना, इनकी रचना का नाम क्या है? विक्रम विलास। क्या है? विक्रम विलास। इसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया है। क्या किया है? छत्तीसगढ़ का जिक्र किया है। कब किया है ये विक्रम विलास की रचना इन्होंने? तो 1896 में। कब किया है? तो 1896 में बाबू रेवाराम ने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया है अपनी रचना विक्रम विलास में। क्लियर है? ये 7वें नंबर का। इसके बाद देखेंगे 8वें नंबर पे जो कनिंघम, ठीक है, कनिंघम जो इतिहासकार थे, कनिंघम, इन्होंने अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को नाम दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को नाम दिया है। जो गुप्त काल में छत्तीसगढ़ क्या कहा जाता था? दक्षिणापथ कौशल। ठीक है, दक्षिणापथ कौशल कहा जाता था। तो छत्तीसगढ़ को जो दक्षिणापथ कौशल कहा जाता था, तो कनिंघम ने क्या कहा कि छत्तीसगढ़ को महान बताने के लिए छत्तीसगढ़ का नाम क्या कर दिया? महाकौशल। छत्तीसगढ़ को महाकौशल बोल दिया। और जो बस्तर है, बस्तर को दंडकारण्य कह दिया। क्या कह दिया? बस्तर को दंडकारण्य कह दिया। क्लियर है? तो कनिंघम ने छत्तीसगढ़ को किस नाम से पुकारा है? तो छत्तीसगढ़ को महाकौशल और बस्तर को दंडकारण्य के नाम से कहा है। क्लियर है? इसके बाद अगला देखेंगे 9वां नंबर का। तो इसमें जो है अपन छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा है, ये चीज़ देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले एक याद रखेंगे वेगलर। ठीक है, एक जो इतिहासकार है वेगलर, क्या नाम है? वेगलर। तो वेगलर ने क्या बोला है? जो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा है? तो छत्तीसगढ़ में जब राजा जरासंघ, ठीक है, राजा जरासंघ का जब काल था, राजा जरासंघ का काल में जो वहाँ से 36 चर्मकार, ठीक है, 36 चर्मकार परिवार छत्तीसगढ़, क्या है? छत्तीसगढ़ आके बस गए। ठीक है, ये 36 जो चर्मकार परिवार है, ये छत्तीसगढ़ आकर बस गए। छत्तीसगढ़ जैसे आकर बसेंगे तो ये जो 36 परिवार बना लेंगे या फिर छत्तीसगढ़ बना लेंगे। तो जो वेगलर कहता है कि जो 36 परिवार जो भाग के छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आके रुके हैं, इसलिए इस छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है। क्लियर है? जबकि जो चिस्म है, इनके साथ ही जो है चिस्म, क्लियर है, जो चिस्म 10वां नंबर जो है चिस्म। ठीक है, चिस्म कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो नाम है 18 और 18, ये याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, 18 शिवनाथ नदी। क्लियर है? शिवनाथ नदी। तो जो चिस्म है ना, वो कहते हैं, ये इनकी जो अवधारणा कहाँ से ली गई है ये देख लेते हैं। तो चिस्म की जो अवधारणा है ना, कलचुरी शासक, रतनपुर के जो कलचुरी शासक है कल्याण साय, क्या नाम है? कल्याण साय। क्लियर है? तो कलचुरी शासक कल्याण साय के जमाबंदी, क्या है? जमाबंदी प्रणाली, ठीक है, जमा प्रणाली से लिया गया है। क्लियर है? तो जो उस समय जो कल्याण साय थे, उन्होंने जमाबंदी प्रणाली चालू की थी, मतलब चालू किया था उन्होंने। और जो कल्याण साय है ना, वो है शिवनाथ नदी को आधार मान के 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में, 18 गढ़ शिवनाथ नदी के दक्षिण में ये बांट दिया था, ताकि उनको मतलब जो कर वसूलने में क्या हो, ईजी हो। क्लियर है? तो कल्याण साय के जो जमाबंदी प्रणाली से जो चिस्म ने छत्तीसगढ़ का नाम निकाला, और उन्होंने कहा कि जो दोनों शिवनाथ नदी के ऊपर वाले 18 गढ़ और नीचे वाले 18 गढ़, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? 36। क्या होगा? 36 होगा। तो ये 36 गढ़ हो जाएंगे टोटल। क्लियर है? तो इसको नाम क्या कर दिया गया? छत्तीसगढ़। क्लियर है? छत्तीसगढ़। और इसी को फिर जो चिस्म ने कह दिया छत्तीसगढ़। क्या कह दिया? छत्तीसगढ़ नाम दे दिया गया। और ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो 18 और 18 जो गढ़ थे, इसका जो सूची, ठीक है, सूची कौन कौन तैयार किया था? तो इसका जो 18 गढ़ का जो सूची तैयार करने वाले कौन कौन थे? तो हैविट और चिस्म ने। क्लियर है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो छत्तीसगढ़ के जो 18 गढ़ के जो लिस्ट किसने तैयार किया है? तो हैविट और चिस्म ने। क्लियर है?
तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये तो समझ आ गया होगा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, कितना % हिस्सा से मिलकर बना है, तो 30.47% हिस्सा से। कौन सी पंचवर्षीय योजना से? 9वीं पंचवर्षीय योजना से बना है, 9वीं पंचवर्षीय योजना में बना है छत्तीसगढ़। और कौन से दिशा में है? तो दक्षिण पूर्व दिशा में है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के। इसके बाद जो छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख नाम हैं उनको देखते हैं। तो प्राचीन काल में ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो दक्षिण कौशल। बस्तर को किस नाम से जाना जाता था? दंडकारण्य में। अगर क्वेश्चन पूछेगा वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, मध्य छत्तीसगढ़ को जिक्र तो नहीं है उसमें, किंतु बस्तर को दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता था। क्या बोलते थे? दक्षिण दिक। क्लियर है? दक्षिण दिक। इसके बाद सेकंड देखेंगे रामायण काल में, तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या नाम से जाना जाता था, तो दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, और बस्तर को दंडकारण्य के नाम से। ठीक है, ये जो दक्षिण कौशल था ना, दक्षिण कौशल रामायण काल से संबंधित है, इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे अभी राम गमन पथ है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण कौशल है, मतलब पहले इसको छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहते थे, ये जो है राजकुमारी कौशल्या, ठीक है, राजकुमारी कौशल्या का घर था यहाँ। ठीक है, राजकुमारी कौशल्या का घर था। और दक्षिण कौशल की राजकुमारी कौन थी बोलेंगे तो कौशल्या थे, मतलब कौशल्या थी। और इनके जो पुत्र थे राम, ठीक है, राम, तो राम को यहाँ भांचा कहा जाता है, राम को भांचा कहा जाता है। इसी कारण जो यहाँ छत्तीसगढ़ में जितने बहन है या बहन के जो बेटे होते हैं उनको भांचा कहने की प्रथा चालू हुई। क्लियर है? उसके बाद थर्ड देखेंगे महाभारत काल में, तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल कहा जाता है, और साथ में कौशल भी इसका जिक्र मिलता है। क्लियर है? और बस्तर को क्या बोला गया है? कांतार। क्लियर है? महाभारत काल में बस्तर क्या बोला गया है? कांतार। गुप्त काल में क्या कहा गया है? दक्षिणापथ और कौशल। क्लियर है? उसके बाद बस्तर को क्या बोला गया है? महाकांतार। तो महाकांतार बस्तर को कौन से काल में कहा गया है? तो गुप्त काल में कहा गया है। और ये किस में मिलता है? तो हरिशेण के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। क्लियर है? इसके बाद कालिदास ने अपने रघुवंशम रचना में छत्तीसगढ़ को क्या बोला है? कौशल बोला है। क्या बोला है? कौशल बोला है। उसका सल्तनत काल में 2 अपन सेंटेंस याद रखेंगे। क्लियर है? सल्तनत काल में 2 सेंटेंस याद रखेंगे। एक तो है जो खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय के जो चारण कवि थे दलराम राव, ठीक है, दलराम राव या फिर दलपत राव, उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया था। कब किया था? 1494 को। कौन से सन में? 1494 को। लेकिन ये 1494 वाले इस सन को जो विनय कुमार पाठक है, विनय कुमार पाठक इस 1494 वाले सन को नहीं मानते। वे कहते हैं कि जो दलराम राव ने 1487 में छत्तीसगढ़ का जिक्र अपने कृति में किया था, वे ये मानते हैं, विनय कुमार पाठक। कभी क्वेश्चन अगर पूछ दे, क्योंकि CGPSC का कोई भरोसा नहीं, कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, तो मैं आपको एकदम गहराई पे जाके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा और याद करने का कोशिश करिएगा। क्लियर है? उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस है सल्तनत काल का, वो है देखो कलचुरी वंश का। तो जब सल्तनत काल, जब भारत में सल्तनत काल चल रहा था उस समय छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश था। और कलचुरी वंश जो है रतनपुर का कलचुरी वंश, वहाँ के राजा राज सिंह के दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र, ठीक है, जिनकी रचना है खूब तमाशा में उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया था। कौन से सन में किया था? तो 1686 में। क्लियर है? जब भी अगर इस टाइप का 1686, तो ये कौन सा शताब्दी भी है? तो 17वीं शताब्दी भी है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद ये भी याद देख लीजिएगा कि औरंगजेब के समकालीन थे ये याद रखिएगा। उसका 7वां के बाद ये 8वां, ठीक है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। क्लियर है? तो बाबू रेवाराम ने अपने विक्रम विलास में भी छत्तीसगढ़ के जिक्र किया था। कब किया था? तो 1896 में। क्वेश्चन पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ का जिक्र बाबू रेवाराम ने किस में किया था? तो ये विक्रम विलास अपनी रचना में किया था। कब किया था? तो 1896 में किया था। उसके बाद जो है कनिंघम, ठीक है, कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट में महाकौशल बोला है छत्तीसगढ़ को, और बस्तर को दंडकारण्य बोला है। ठीक है, कनिंघम के साथ ही अपन एक चीज़ और याद रख लेते हैं कि J.T. ब्लंट, ठीक है, J.T. ब्लंट, मिस्टर J.T. ब्लंट ने प्रथम बार छत्तीसगढ़ शब्द को बिलासपुर गजेटियर में दर्शाया था। क्या है? दर्शाया था। क्लियर है? तो क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि विधायी रूप से या
या शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द को किसमें मतलब दर्शाया गया था, तो बिलासपुर गजेटियर में किसने दर्शाया था, तो मिस्टर J.T. ब्लंट ने दर्शाया था। कब दर्शाया था, तो 1795 में। कब दर्शाया था, तो 1795 में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ शब्द पहली बार बिलासपुर गजेटियर में कब दर्शाया गया था, तो 1795 में। किसने दर्शाया था, तो मिस्टर J.T. ब्लंट ने। क्लियर है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है वेगलर की एक अवधारणा है कि छत्तीसगढ़ का नाम कैसे पड़ा, तो वो बोलते हैं कि 36 चर्मकार परिवार छत्तीसगढ़ आके बस गए थे, इसलिए छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा बोलते हैं। और किसके काल में छत्तीसगढ़ आए थे जो 36 चर्मकार परिवार है, वो है राजा जरासंध के काल में। कौन से काल में, राजा जरासंध के काल में। उसके बाद चिस्म के अनुसार जो है चिस्म की अवधारणा है कि छत्तीसगढ़ जो है 18 गढ़ से मिलकर बना है, क्योंकि शिवनाथ नदी को आधार मान के 18 गढ़ उत्तर में, 18 गढ़ दक्षिण में शिवनाथ नदी के। तो ये दोनों जो गढ़ है उसको जोड़ के एक पूरा क्षेत्र बनाया गया, जो कि टोटल उस पूरे क्षेत्र में 36 गढ़ थे, इसलिए चिस्म ने छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कह दिया। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ था। और ये जो अवधारणा है चिस्म ने कहाँ से प्राप्त किया था, तो कल्याण साय के जमाबंदी प्रणाली से किया था। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है जमाबंदी प्रणाली किसने स्टार्ट किया था, तो कल्याण साय ने। क्लियर है, और क्यों किया था, क्योंकि कर को वसूलने के लिए उनको सहायता प्राप्त होगा करके। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, तो एक चीज़ और याद रख सकते हैं, चीनी यात्री, ठीक है, चीनी यात्री ह्वेंग सॉन्ग, ठीक है, ह्वेंग सॉन्ग ने अपने यात्रा वृत्तांत, ठीक है, अपने यात्रा वृत्तांत में, यात्रा वृत्तांत कौन था इसका, सीयूकी, ठीक है। तो सीयूकी किसकी है रचना, तो ह्वेंग सॉन्ग की। क्या है, यात्रा वृत्तांत है। तो ह्वेंग सॉन्ग जो है छत्तीसगढ़ कब आए थे, तो 639 ईस्वी में आए थे। कब आए थे, 639 ईस्वी में। इस समय छत्तीसगढ़ में कौन से राजा थे, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन। क्वेश्चन पूछेगा कि चीनी यात्री ह्वेंग सॉन्ग छत्तीसगढ़ किसके शासनकाल में आए थे, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय में आए थे। और चीनी यात्री ह्वेंग सॉन्ग ने अपने सीयूकी में छत्तीसगढ़ को कियासलो, क्या कहा है, कियासलो कहा है। क्लियर, तो छत्तीसगढ़ को क्या बोला है, कियासलो। क्लियर, कियासलो। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कियासलो किसका नाम है, तो छत्तीसगढ़ का नाम है। किसने दिया था, तो चीनी यात्री ह्वेंग सॉन्ग ने दिया था। किसमें दिया था, यात्रा वृत्तांत अपने सीयूकी में दिया था। क्लियर है, कौन से सन में ये छत्तीसगढ़ आए थे, तो 639 ईस्वी में। क्लियर है यहाँ तक का। तो ये चीज़ है कि छत्तीसगढ़ का नाम कैसे है, कहाँ से आया, ये देख लिए। छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन काल में क्या क्या नाम से पुकारा जाता था, ये देखे अपन। अब इसके बाद अपन छत्तीसगढ़ का गठन कैसे हुआ, ये देखेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो गठन कैसे हुआ, अपन सन के साथ देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना अधिक है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो छत्तीसगढ़ का जो छिंदक नागवंशी अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो छिंदक नागवंशी जो है बस्तर को क्या नाम से बस्तर के जो है उसको क्या नाम से जाने जाते थे, तो चक्रकोट, या फिर उसको बोलते थे भ्रमरकोट। क्लियर है, जो कि वर्तमान में भी चित्रकोट के नाम से प्रसिद्ध है। क्लियर, तो ये याद रखिए छिंदक नागवंशी। इसके बाद मैं यहाँ को मिटाता हूँ। आप ये सबको नोट्स कर लेंगे, तो आपको क्या है कि अगर वीडियो के बाद अगर देखेंगे तो आपको क्या होगा, रिमाइंड होगा। ठीक है, तो इसके बाद अपन देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो गठन कौन कौन से वर्ष में हुआ, ये देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के गठन के लिए अपन देखते हैं स्टार्टिंग से, तो 1861, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 1 नवंबर 1861। ठीक है, तो 1 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का क्या हुआ, मध्य प्रांत का गठन हुआ। कौन से प्रांत का, मध्य प्रांत का गठन हुआ। तो मध्य प्रांत का जब गठन हुआ तो मध्य प्रांत में कौन कौन सा हिस्सा था, तो मध्य प्रदेश था, महाराष्ट्र था और छत्तीसगढ़ था। क्लियर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ था। अपन को मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को नहीं देखना है, अपन को छत्तीसगढ़ के संदर्भ पे देखना है। तो छत्तीसगढ़ के जो हिस्से में कौन कौन से क्षेत्र थे, तो संबलपुर,
बिलासपुर और तीसरा हो गया रायपुर। क्लियर है? तो ये 3 क्षेत्र थे। तो ये तीनों क्षेत्र का कुछ समय क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के साथ इनका क्या हुआ, उद्गम हुआ, मतलब गठन हुआ इनका। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ के साथ कौन से 3 क्षेत्र थे, संबलपुर, बिलासपुर, रायपुर, ये तीनों उस समय छत्तीसगढ़ के क्या थे, जिला थे। क्या थे? छत्तीसगढ़ के जिला थे। क्लियर है? तो 1 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत के गठन के समय 3 क्षेत्र थे। 3 क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के 3 जिले थे। कौन कौन से? संबलपुर, बिलासपुर और रायपुर। क्लियर है? अगर क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रांत में कितने, मतलब मध्य प्रांत की जब गठन, मतलब छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रांत का हिस्सा था तब छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो 3 जिले थे। क्लियर है? उसके बाद 1862 याद रखेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे 1861 में, तो 1862। तो 1862 में मध्य प्रांत, ठीक है, मध्य प्रांत में 5 संभाग, कितने संभाग? 5 संभाग बनाए गए। याद रखिएगा 5 संभाग बनाए गए, जिसमें से एक संभाग क्या था? छत्तीसगढ़ था। क्या था? एक संभाग छत्तीसगढ़ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो संभाग था और इसका जो मुख्यालय था, इसका मुख्यालय क्या हो गया? रायपुर। इसका मुख्यालय क्या बना? रायपुर बना। छत्तीसगढ़ का जो संभाग बना उसका मुख्यालय क्या था? रायपुर। इसलिए पूरा छत्तीसगढ़ के संभाग का मुख्यालय रायपुर था, इसलिए इस तिथि को 1862 को, ठीक है, 1862 को ही रायपुर संभाग का जो गठन माना जाता है। क्या माना जाता है? रायपुर संभाग का गठन माना जाता है। किसको? 1862 को। क्लियर है? जबकि मध्य प्रांत का जब गठन हुआ, ठीक है, तब ये MP, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ थे। तो ये तीनों का जो मुख्यालय कहाँ था? तो ये तीनों का मुख्यालय था, याद रखिएगा, नागपुर। ठीक है, क्या था? नागपुर, ये याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रांत का जो मुख्यालय कहाँ था? तो नागपुर में था। और जब छत्तीसगढ़ जब संभाग बना तब इसका मुख्यालय कहाँ था? रायपुर में था। क्लियर है? तो इस प्रकार जो रायपुर संभाग का गठन कब हुआ बोलेंगे तो 1862 में। क्लियर है? और मध्य प्रांत का जो गठन कब हुआ बोलेंगे तो याद रखिएगा 1861 में। और मध्य प्रांत जो गठन हुआ उसमें जब छत्तीसगढ़ के कितने जिले थे? संबलपुर, बिलासपुर, रायपुर, 3 जिले थे। क्लियर है? इसके बाद 1862 के बाद अपन आगे चलेंगे तो देखेंगे 1905 सीधे। ठीक है, 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हो रहा था। तो बंगाल के विभाजन के समय छत्तीसगढ़ में भी कुछ क्षेत्र को क्या किया गया है? लिया गया है और दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में जो छोटा नागपुर पठार है, ठीक है, छोटा नागपुर पठार, ठीक है, तो ये जो छोटा नागपुर पठार है ये अभी वर्तमान में किसका हिस्सा है? झारखंड का। किसका हिस्सा है? झारखंड का। क्लियर है? तो झारखंड का हिस्सा ही है छोटा नागपुर पठार। तो यहाँ से छत्तीसगढ़ को 5 क्षेत्र प्राप्त हुआ। कितना क्षेत्र? 5 क्षेत्र प्राप्त हुआ। कौन कौन सा था? तो याद रखिएगा, चांग बखार, ठीक है, चांग बखार, उदयपुर, कोरिया, ठीक है, चांग बखार, उदयपुर, कोरिया, कितना हो गया? 1 2 3, जसपुर और सरगुजा। क्लियर है? तो ये जो 5 क्षेत्र थे पहले छत्तीसगढ़ के नहीं थे, ये कहाँ के थे? बंगाल प्रांत के थे। बंगाल प्रांत के हिस्से थे। कहाँ के हिस्से थे? बंगाल प्रांत के हिस्से थे। तो बंगाल प्रांत से इसको क्या किया गया? छत्तीसगढ़ में सम्मिलित किया गया है। और इन 5 क्षेत्रों के स्थान पर अपन को 5 क्षेत्र दिया गया है। 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? तो संबलपुर जिला के साथ, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा, PSRBK, ठीक है, PSRBK। P से क्या हो जाएगा? पटना। S से क्या होगा? सोनपुर। क्या होगा? सोनपुर। R से क्या होगा? रायखोल। क्या होगा? R से रायखोल। B से बामरा। क्या होगा? B से बामरा। K से कालाहांडी। क्या है? कालाहांडी। ठीक है, तो पटना भी वर्तमान में बिहार में है, ये पहले छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। सोनपुर ये भी छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। रायखोल ये भी छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। बामरा ये भी छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। कालाहांडी जो कि वर्तमान में ओडिशा का क्षेत्र है, जो कि बस्तर संभाग से टच है, तो ये भी क्या था? छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। ये सभी क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के द्वारा कहाँ दिया गया? बंगाल प्रांत में दिया गया। और बंगाल प्रांत से चांग बखार, उदयपुर, कोरिया, जसपुर, सरगुजा को क्या किया? लिया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सभी जो क्षेत्र है कब लिया गया है? तो 1905 में लिया गया है।
जैसे ही ये सभी क्षेत्र छत्तीसगढ़ में इंक्लूड हुए तो छत्तीसगढ़ का क्या होगा, मैप तैयार हो गया। मैप तैयार हुआ तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम बार मैप कब बना, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम बार मैप जो है 1905 में बना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जब चांग बगार, उदयपुर, कोरिया, जसपुर, सरगुजा को जब अपन सम्मिलित किए उसके बाद छत्तीसगढ़ का मैप बन के तैयार हुआ। जब मैप बनकर तैयार हुआ तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1918 में मैप को अच्छे तरह से बना के अपने पांडुलिपि, ठीक है, अपने पांडुलिपि में सम्मिलित किया। किसने किया, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1918 में अपने पांडुलिपि में क्या किया, सम्मिलित किया। किसको किया, छत्तीसगढ़ का जो मैप को। क्लियर है। तो जब छत्तीसगढ़ का जब मैप की संकल्पना इन्होंने किया, इसलिए इन्होंने छत्तीसगढ़ के संकल्पनाकार, क्या बोलेंगे, संकल्पनाकार, संकल्पनाकार या फिर स्वप्न दृष्टा कहते हैं। क्लियर है। तो पंडित सुंदरलाल ने अपने पांडुलिपि में कब उसको चित्रित किया है, छत्तीसगढ़ के मैप को, तो 1918 में, इसलिए छत्तीसगढ़ के संकल्पनाकार या स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मेरा राइटिंग थोड़ा बेकार बन रहा होगा, तो अगर समझ नहीं आएगा तो आप जरूर मतलब बताइएगा ताकि मैं उसको वो कर पाऊँ, सुधार पाऊँ। ठीक है। तो पांडुलिपि में मतलब पंडित सुंदरलाल शर्मा ने चित्र को क्या किया, अंकित किया, इसलिए उनको संकल्पनाकार या स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद 1918 के बाद याद रखिएगा 1924 में। क्लियर है। 1924 में प्रथम बार रायपुर जिला परिषद, क्या है, रायपुर जिला परिषद में, रायपुर जिला परिषद में, ठीक है, रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हुआ, पृथक छत्तीसगढ़ का मांग। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथक छत्तीसगढ़ का मांग रायपुर जिला परिषद में कब किया गया था, तो 1924 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1924 में रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ का मांग किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है। 1924 के बाद अपन याद रखेंगे 1939। ठीक है। तो 1939 जो है, 1939, क्लियर है, 1939 के समय क्या था, कांग्रेस का जो कांग्रेस थे ना, कांग्रेस, ठीक है, तो राइटिंग अच्छे से बनाता हूं यार। ठीक है। तो कांग्रेस के त्रिपुरी, ठीक है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन चल रहा था। इसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ये याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। तो इस जो अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से कौन गए थे, छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा गए थे छत्तीसगढ़ से, और इन्होंने ये जो कांग्रेस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई थी, तो त्रिपुरी अधिवेशन में की गई थी। और किसने किया था, तो छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा ने मांग किया था, और उस समय अध्यक्ष कौन था, तो सुभाष चंद्र बोस थे। कब के थे, 1939 में। क्लियर है। तो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिए। इसके बाद 1939 के बाद 1946। क्लियर है। तो 1946 का ऐसे याद रखना है अपन को, ठाकुर प्यारेलाल से, ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, श्री ठाकुर प्यारेलाल द्वारा, ठीक है, प्रथम संगठन बनाया गया, प्रथम संगठन। ठीक है। छत्तीसगढ़ का पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए प्रथम संगठन बनाया गया ठाकुर प्यारेलाल द्वारा, और इस संगठन का नाम क्या था, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। क्लियर है। तो पृथक छत्तीसगढ़ के जो पृथक छत्तीसगढ़ के मांग के लिए प्रथम संगठन कौन था, तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। किसने गठन किया था इस मंच, मतलब इस संगठन का, तो ठाकुर प्यारेलाल ने। और कब किया था, तो 1946 में। याद रखिएगा, तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, सही विकल्प में भी अगर सही जोड़ी मिलाओ करके क्वेश्चन दे सकता है। क्लियर है। तो 1946 में ठाकुर प्यारेलाल के संदर्भ में याद रखना कि छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किए थे। क्लियर है। इसके बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद, हमारा देश जो भारत है, भारत आज़ाद हुआ।
ठीक है, भारत आज़ाद हुआ। इस समय छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत, ठीक है, मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था, तो मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था 1947 में। 1947 के बाद याद रखिएगा 1955, क्या याद रखिएगा 1955। तो 1955 में ये देखेंगे कि जो रायपुर के विधायक, ठीक है, विधायक, रायपुर के विधायक से याद रखना विधायी प्रयास, ठीक है, विधायक से याद रखना विधायी प्रयास, विधायक से याद रखना विधायी प्रयास, ठीक है। तो पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए प्रथम विधायी प्रयास कौन किया था, तो रायपुर के विधायक। उस समय रायपुर के विधायक कौन थे, तो ठाकुर रामकृष्ण सिंह। क्या थे, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठीक है। तो ठाकुर रामकृष्ण सिंह ये क्या थे, रायपुर के विधायक थे। इन्होंने प्रथम विधायी प्रयास किया पृथक छत्तीसगढ़ के मांग के लिए। क्लियर है, तो ये चीज याद रखिएगा। और कब किया था, तो 1995 में। क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद 1956 याद रखिएगा, 5, 6, 6, 7, 7, 6, ये 3 चीज याद रखिएगा, ठीक है। 5, 6, 6, 7, 7, 6 और 1983 और 1983। क्लियर है, तो ये चारों को एक साथ याद रखिएगा। 1956, वहाँ से 5, 6, 6, 7, 7, 6, 83, ठीक है। तो 1956 और 1967 ये दोनों के लिए याद रखना डॉक्टर खूबचंद बघेल जी, ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने। तो 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने क्या किया है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। इसका गठन क्यों किया था, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन, पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए उन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। इसके बाद इसके जो महासचिव थे, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ महासभा का जो गठन तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया था, लेकिन इनका जो महासचिव थे दशरथ चौबे। क्लियर है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया था। कब किया था, तो 1956 में किया था। 5, 6 याद रखिएगा छत्तीसगढ़ महासभा के संपेक्ष पे। तो 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा, खूबचंद बघेल और इसके जो महासचिव थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ महासभा का जो महासचिव कौन थे, तो दशरथ चौबे। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा। इसका जो गठन क्यों किया गया था, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन पृथक छत्तीसगढ़ की मांग के लिए। क्लियर है, और दशरथ चौबे, ठीक है, ये नाम है दशरथ चौबे, ठीक है। दशरथ चौबे कहाँ क्या थे, महासचिव थे। इसके बाद याद रखना डॉक्टर खूबचंद बघेल ने 1956 में तो छत्तीसगढ़ महासभा, और जो 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया। किसका गठन किया, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया। ये याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन कब किया है, तो याद रखिएगा 1967 में किया है। कब किया है, 1967 में किया है। और ये जो छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन क्यों किया गया था, तो पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए किया गया था। और एक चीज याद रखिएगा, इसके जो उपाध्यक्ष कौन थे, तो डीपी तिवारी, ठीक है। डीपी मतलब द्वारिका प्रसाद तिवारी, ठीक है। तो डीपी तिवारी क्या थे, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ के उपाध्यक्ष थे, डीपी तिवारी, द्वारिका प्रसाद तिवारी। क्लियर है। इसके बाद ये दोनों को याद रखिएगा 1976, 1983, ठीक है। तो ये दोनों के लिए याद रखना है शंकर गुहा नियोगी, ठीक है, शंकर गुहा नियोगी। क्लियर। तो शंकर गुहा नियोगी ने 1976 में क्या किया है, 1976 में मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, ठीक है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया है, ठीक है। तो जो शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन 1976 में किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया था, तो शंकर गुहा नियोगी। क्या नाम है, शंकर गुहा नियोगी।
उसने कब किया था? तो 1976 में, ये याद रखिएगा। उसके बाद 1983 में शंकर गुहा नियोगी ने ही 1983 में शंकर गुहा नियोगी ने क्या किया? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, ठीक है, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया? तो शंकर गुहा नियोगी ने किया था। कब किया था? तो 1976 में। और 1983 में शंकर गुहा नियोगी ने ही छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया। क्लियर है? ये सब देखते हुए एक व्यक्ति पवन दीवान, क्या नाम है? पवन दीवान। पवन दीवान ने पवन दीवान ने क्या किया है? पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया। क्लियर है? तो 1983 में शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया। 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। 1983 में जब शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का जब गठन किए थे, उसी समय एक व्यक्ति थे पवन दीवान, इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया। क्लियर है? तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डीप का है और यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं कभी भी। अगर आपको जरा सा भी पता हुआ तो आप क्वेश्चन को लगा के आएंगे, और ये सब जो क्वेश्चन है आपको बाकी लोग से आपको क्या करेगा? आगे भेजेगा। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया था? तो शंकर गुहा नियोगी ने किया था। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसने किया था? तो शंकर गुहा नियोगी ने किया था। इसका सन याद करिएगा। मैं जैसे बताया हूँ वैसे याद करिएगा। नोट्स में अपना लिख लीजिएगा, और जैसे ही वीडियो बंद होता है आप तुरंत उसको अपने नोट्स को देख के एक बार फिर रिमाइंड करेगा तो आपको याद आ जाएंगे। ठीक है? उसके पवन दीवान ने 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन पूछेगा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किसने किया था? तो पवन दीवान ने किया था। कब किया था? तो 1983 में किए थे। और चीज याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे अपन। ये सब आप लिख चुके होंगे, मिटा देता हूं इसको। आज की जो क्लास है पूरा छत्तीसगढ़ के जितने मतलब नामकरण हैं, कैसे नाम हुआ है और छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस किस नाम से जाना जाता था, वो सब के बारे में है। तो इसका आप नोट्स तैयार करिएगा, 1 से 2 बार इसको वीडियो को देखिए और उसके बाद अपना नोट्स तैयार करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे और अगर आपसे बन गए तो आप बहुतों को पीछे छोड़ देंगे। ठीक है? इसके बाद जो अगला क्लास चालू होगा उसमें आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि आज का क्लास थोड़ा बोरिंग होगा, मैं भी जानता हूँ। ठीक है? और राइटिंग से भी थोड़ा परेशान हो रहे होंगे, उसके लिए क्षमा है। इसके बाद अगला देखते हैं। 1983 तक हो गया था, तो 1983 के बाद याद रखेगा 1994। ठीक है? 1994 में एक व्यक्ति थे विधायक गोपाल परमार। ठीक है? विधायक गोपाल परमार थे। इन्होंने उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो मध्य प्रदेश विधानसभा, ठीक है, वीएस मतलब विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ के पृथक मांग के लिए अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया। क्लियर है? तो अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किसने किया? तो गोपाल परमार ने किया था 1994 में। ठीक है? इसके बाद 1994 के बाद 1998 में एक और मतलब शासकीय संकल्प प्रस्तुत हुआ, याद रखिएगा। 1998 में शासकीय संकल्प प्रस्तुत हुआ और क्या हो गया? पास हो गया। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ में शासकीय संकल्प ये जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत हुआ और ये क्या हो गया? 1998 में पारित हो गया। क्लियर है? 1998 में जो है पृथक छत्तीसगढ़ मांग के लिए एक शासकीय संकल्प पारित हो गया। ठीक है? इस शासकीय संकल्प का नाम क्या दिया गया? मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हो रहा है तो उसका नाम क्या रहेगा? मध्य प्रदेश से ही जुड़ा रहेगा। ठीक है? तो मध्य प्रदेश राज्य पुनः गठन विधेयक 2000। ठीक है? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, इसी के तहत पृथक छत्तीसगढ़ क्या हुआ है? बना है। क्लियर है? इसी के तहत पृथक छत्तीसगढ़ बना है। ये जो
मतलब विधायी जो शासकीय संकल्प है 1998 में छत्तीसगढ़ के जो मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित हुआ और कहाँ चले गया, केंद्र में चले गया। केंद्र में जाएगा तो ये याद रखिएगा, ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही छत्तीसगढ़ का क्या होगा, गठन माना जाएगा, एक मतलब जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई विधेयक जो है लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो क्या हो जाता है, नियम कानून बन जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये जो छत्तीसगढ़ का जो पृथक मतलब गठन के लिए मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 है, ये कब बना है, ये याद रखिएगा, कब बना, इसको एकदम ध्यान रखिएगा ना। तो ये लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ, तो ये 25 जुलाई 2000 को ये कहाँ प्रस्तुत हुआ, ये लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। और इसको प्रस्तुत करने वाले कौन थे, तो इसको प्रस्तुत करने वाले थे लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी, क्लियर है। लाल कृष्ण आडवाणी ने इन्हें 25 जुलाई 2000 को क्या किया, ये प्रस्तुत किया। कहाँ प्रस्तुत किया, लोकसभा में प्रस्तुत किया। और ये 31 जुलाई 2000 को लोकसभा से क्या हो गए, पारित हो गया। क्या हो गया, पारित हो गया। प्रस्तुत और ये पारित, ठीक है, प्रस्तुत हुआ और पारित हो गया। ठीक है, कब पारित हुआ लोकसभा से, तो 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ। इसके बाद ये कहाँ चले जाएगा, लोकसभा में। तो लोकसभा में ये 3 अगस्त, ठीक है, 3 अगस्त 2000 को प्रस्तुत हुआ। ठीक है, 3 अगस्त 2000 को ये क्या राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ। और ये 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 2000 को ये क्या हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया। क्लियर है, प्रस्तुत हुआ 3 अगस्त को, 9 अगस्त को ये क्या हो गया, पारित हो गया। इसके बाद लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया। अब इसको कानून बनाना था तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करना जरूरी था। उस समय हमारे तत्कालिक राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण, KR नारायण। ठीक है, तो ये उस समय के राष्ट्रपति थे। इन्होंने हस्ताक्षर करके पृथक छत्तीसगढ़ की जो मांग है उसको पूरी कर दी। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ जो है पृथक राज्य घोषित हो गया। उस समय राष्ट्रपति KR नारायण थे और प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी थे श्री। उसके मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के CM कौन थे, याद रखें ना, मध्य प्रदेश। जब छत्तीसगढ़ जब बना तब मध्य प्रदेश का CM कौन थे, तो दिग्विजय। ठीक है, दिग्विजय सिंह। क्लियर है, तो मध्य प्रदेश के जो CM कौन थे, दिग्विजय सिंह थे छत्तीसगढ़ के गठन समय। इस प्रकार राष्ट्रपति जो KR नारायण ने कब का, 28 अगस्त, ठीक है, 28 अगस्त 2000 को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक पर क्या कर दिया गया, साइन कर दिया। और इससे क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ का गठन। तो छत्तीसगढ़ का गठन कौन से विधेयक से हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो छत्तीसगढ़ का जो गठन है, छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत हुआ है। और कब हुआ, तो ये 28 अगस्त 2000 को जब राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। ठीक है, अस्तित्व में कब आया ये, तो 1 नवंबर 2000 को ये अस्तित्व में आया। क्लियर है, तो छत्तीसगढ़ का गठन किससे हुआ, तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के तहत हुआ। अस्तित्व में कब आया, तो 1 नवंबर 2000 में हुआ। जब छत्तीसगढ़ का गठन हो रहा था उस समय भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी योजना चल रही थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर है। इसके बाद जो छत्तीसगढ़ के बारे में और देखेंगे, आप इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, तो ये जो छत्तीसगढ़ जो का गठन हुआ 1 नवंबर 2000 में गठन हुआ, ये 44 साल तक, ठीक है। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कितने साल में हुआ, 44 साल के बाद। ठीक है, तो 44 साल के बाद जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या हुआ, अलग हुआ। क्लियर है, 44 साल तक ये छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा था। और ये जो पूरा प्रक्रिया लोकसभा राज्यसभा से एक पृथक छत्तीसगढ़ मतलब एक
मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनने की जो प्रक्रिया है ये कौन से आर्टिकल के तहत कंप्लीट हुआ, तो आर्टिकल 3 के तहत कंप्लीट हुआ। क्लियर है, तो याद रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ जो है ये विधेयक पास हुआ ये कौन से आर्टिकल के तहत हुआ, तो आर्टिकल 3 के तहत ये पूरा प्रक्रिया हुआ है। क्लियर है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, आप उसको नोट करिएगा। मैं अभी तक मिटा देता हूँ, इसको लिख चुके होंगे आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना यार इसको, जो मतलब नहीं लिखे होंगे आप, इसको जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा लाइन से पढ़िए और उसको नोट करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ वाला पोर्शन है। अगर इससे अगर आप क्वेश्चन बना ले रहे हैं तो बताया मैं आपको, बहुत लोगों से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ का गठन हो गया, तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। ठीक है, भारत का 26वां राज्य बना। गठन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 में हुआ। क्लियर है, 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। फिर याद रखिएगा 26 के बाद 27, 28, 29, ये 3 भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, कहीं कहीं यूज हो जाएगा। 27 जो है यूपी से अलग होकर क्या बना है, उत्तराखंड। क्लियर है, यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना है, और यूपी से अलग होकर उत्तराखंड जो है भारत का 27वां राज्य बना। क्लियर है, 27वां राज्य बना। और कब बना ये, तो 9 नवंबर 2000 में। क्लियर है, 9 नवंबर 2000 में। वैसे 28वां राज्य कौन सा बना, तो ये जो है बिहार। ठीक है, बिहार से अलग होके झारखंड, क्या नाम है, झारखंड। ठीक है, बिहार से अलग होके झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 में झारखंड जो है 28वां राज्य बना, और 27वां राज्य उत्तराखंड 29वां। ठीक है, 29वां राज्य कब बना, तो 2 जून 2014। ठीक है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना जो है एक नया स्वतंत्र राज्य बना। किससे, आंध्र प्रदेश से अलग होके। कब बना, तो ये याद रखिएगा 2 जून 2014 को। ठीक है, तो तेलंगाना का मातृ राज्य कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश। झारखंड का मातृ राज्य क्या होगा, बिहार। उत्तराखंड का मातृ राज्य क्या होगा, यूपी। ठीक है, इसका सन याद रख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के समकक्ष में देखते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो स्थिति देखेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का अभी तक पूरा नाम देख लिया और कैसे उसका नाम पड़ा। ठीक है, तो ये और उसकी प्रक्रिया देख लिया गठन का। अब छत्तीसगढ़ का स्थिति देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ की स्थिति देखने से पहले अपन देखते हैं कि ये जैसे पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी को अपन 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, 4 भागों में बांटेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, पूर्व पश्चिम। ठीक है, ये अब ये उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट लेंगे, सेंटर पॉइंट। ठीक है, अगर यहाँ से अगर डिस्टेंस देखेंगे, मान लो जैसे इसको मैं ऐसा ये लाइन खींच देता हूँ, मैं इतना इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसी पोर्शन पे छत्तीसगढ़ क्या है, स्थित है। क्लियर है, बाकी पोर्शन नहीं बना रहा हूँ। तो ये देखो, अगर ये नॉर्थ से साउथ, ठीक है, तो ये जो है इसको बोलेंगे देशांतर। क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा। क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा, या फिर बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ब्लू लाइन पे खींचता हूँ सेकेंड लाइन को। ठीक है, ये जो लाइन है इसको बोलेंगे अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो ये जो अक्षांश रेखा है, ठीक है, यह लेकर बोलेंगे अक्षांश रेखा है। क्लियर है, तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है भारत पे है, तो भारत जो है ना ये पृथ्वी के 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है, तो ये जो भारत है ना यहाँ स्थित है। ठीक है, यहाँ। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ से ये 0 डिग्री से ये आगे बढ़ेंगे, वैसे ही यहाँ से 0 डिग्री से ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, 0 से ये इधर आएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है,
ये तो अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा है, ये याद हो गया। अब इसमें देखो मान ले ये जैसे ये मतलब इंडिया है, इंडिया के अंदर में क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। तो अपन इसको अलग लेके बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। मान लो ये भारत है, ठीक है, ये भारत है और ये छत्तीसगढ़ है, क्लियर है। तो ये वाला रेखा, ये वाला रेखा, ठीक है, ये दोनों रेखा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच की दूरी, ये दोनों के बीच की दूरी, क्लियर है। तो ये जो रेखा है ना, इसी को बोलेंगे अक्षांश, अक्षांश रेखा, ठीक है, अक्षांश रेखा, क्लियर। क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा, क्योंकि यहाँ ये नाप रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, अक्षांश रेखा, क्लियर है। तो जो भारत है ना, भारत की अक्षांशीय स्थिति कैसी है, अक्षांशीय स्थिति जो साउथ वाला एरिया है, साउथ वाला एरिया 8-4 डिग्री, ठीक है, ये ठीक है 8-4 में है, 8-4 अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, देखो एक मिनट और, ये जो है ना ये वाला एरिया देखेंगे तो ये वाला लाइन को देखेंगे, इसके ऊपर में है, ऊपर में मतलब क्या होगा, उत्तर, क्या है, उत्तर, ठीक है। तो जो अक्षांशीय स्थिति है मतलब छत्तीसगढ़ और भारत का क्या है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत जो है कौन से अक्षांश पे स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, ये याद रखिएगा। अगर भारत उत्तरी अक्षांश पे स्थित है तो छत्तीसगढ़ भी कौन से अक्षांश पे स्थित होगा, उत्तरी अक्षांश पे स्थित होगा, क्लियर है। इसके बाद अगर देशांतर में देखते हैं, ठीक है, देशांतर वाले में देखेंगे तो ये मान लो जैसे ये भारत और ये छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों कौन से रेखा है, देशांतर, ठीक है, देशांतर। कौन सी देशांतर है, तो देखो ये इधर जाएगा तो पश्चिम, इधर जाएगा तो पूर्व, ठीक है, नीचे जाएगा तो दक्षिण, ऊपर जाएगा तो उत्तर, ठीक है, वो छोड़ दिए। तो ये जो देखो ये वाला एरिया में है, मतलब कौन सा एरिया है ये, पूर्व, तो पूर्वी देशांतर। तो जो भारत है ना, भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है तो क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ भी किस में होगा, पूर्वी देशांतर में स्थित होगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ है अक्षांशीय स्थिति देखेंगे तो ये उत्तरी अक्षांश पे है छत्तीसगढ़, और देशांतर स्थिति देखेंगे तो पूर्वी देशांतर पे है, ठीक है। और कितने पे है तो ये देखते हैं। तो भारत का देखेंगे तो भारत का जो अक्षांशीय स्थिति जो दक्षिणतम जो तट मतलब एरिया है वो 8.4 है, ठीक है, 8 डिग्री 4 सेकेंड ये। और ऊपर में देखेंगे तो ये क्या है, 37.6, ठीक है, तो 37 डिग्री 6 मिनट, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये एरिया हो गया। वैसे छत्तीसगढ़ के लिए देखेंगे तो याद रखिएगा 17.46 मतलब 17 डिग्री 46 मिनट। और ऊपर को देखेंगे तो 23 तो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से ऊपर है मतलब, तो ये 24.5, ठीक है, तो 24 डिग्री 5 मिनट, क्लियर है। तो देखो छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय स्थिति बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ अक्षांशीय स्थिति जो है उत्तरी अक्षांश पे है, ये तो याद है। उसके बाद जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है ये कोंटा है, और ऊपर में जो है बलरामपुर है, ठीक है। तो बलरामपुर को टच करके निकलता है, और जो दक्षिणी में कौन सा है, कोंटा को टच होकर निकलता है। तो जो कोंटा को टच करेगा वहाँ 17.46 है, 17 डिग्री 46 मिनट। और जो उत्तर में बलरामपुर को टच करेगा वो है 24 डिग्री 5 मिनट, क्लियर है। ये अक्षांशीय स्थिति है, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो अगर छत्तीसगढ़ के लिए देखेंगे देशांतरी, तो ये पूर्वी देशांतर में है, ये याद रखिएगा। भारत है तो वो भी होगा, ठीक है। तो ये जो है इसका 68 डिग्री 7 मिनट, क्लियर है, 68 डिग्री 7 मिनट। और ये जो है पश्चिम के लिए बोल रहा है ना, पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होके 97 डिग्री 25, ठीक है, 97 डिग्री 25, 97 डिग्री 25 क्या होगा इसका, पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, भारत के लिए हैं। 68.7 से क्या हो जाएगा 97.25 तक, क्लियर है। इसी के उस पर छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो जो पश्चिम में क्या तो जो बीजापुर का भोपालपट्टनम है,
ठीक है, अपन जब मैप बनाएंगे ना तब देख लेंगे, ठीक है। जो पश्चिम में जो है बीजापुर के भोपालपट्टनम वाले जो एरिया को टच करते हुए ये गुजरता है, ये जैसे मान लो ये भोपालपट्टनम, ठीक है, इसको टच करते हुए निकलता है, और ये वाले एरिया में जसपुर को टच करते हुए निकलता है, सामने को उसमें पार्ट वाले पार्ट को, ठीक है। तो भोपालपट्टनम वाली जो वो है पूर्वी देशांतर, ये कितना है तो याद रखिएगा 80.80 डिग्री 15 मिनट, क्या है 80 डिग्री 15 मिनट। और जो पूर्वी देशांतर है मतलब पूर्व की तरफ जो मतलब जसपुर को टच करके निकलता है वो कितना होगा 84 डिग्री 25 मिनट। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा इसको, ये अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति है। क्लियर है छत्तीसगढ़ का। तो अक्षांशीय स्थिति क्या है, उत्तरी अक्षांश में है, देखो ये दक्षिण और ये उत्तर, तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है छत्तीसगढ़ और भारत, ठीक है। और ये पूर्व पश्चिम, तो पश्चिम में तो नहीं है, पूर्व में है ना, तो पूर्वी देशांतर है। क्लियर है, यहाँ से देख लीजिएगा 2 मिनट तो आपको बन जाएगा, ठीक है। अक्षांश रेखा क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। क्लियर है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसके समकक्ष पे कर दिए। अब भारत के लिए हो गया ना, इसके बाद अपन छत्तीसगढ़ को अलग से मैप बनाते हैं और उसका जो जिला है उसको गठन को देखते हैं, ठीक है। तो ये तो देख लिए है ना, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं छत्तीसगढ़ का मैप बनाता हूँ जो कि पूरा आपको काम आएगा। अब छत्तीसगढ़ के मैप को कैसे बनाना है ये देखिएगा, और उसके जितने भी जिले हैं उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का जो चित्र है ना, छत्तीसगढ़ का जो आकृति है किसके जैसा है, तो सी हॉर्स, किसके जैसा है, समुद्री घोड़ा, ठीक है, समुद्री घोड़ा किसके जैसे दिखता है, छत्तीसगढ़ जो है समुद्री घोड़ा के जैसे दिखता है, या फिर बोल सकते हैं सी हॉर्स, ठीक है, सी हॉर्स, ये सी हॉर्स, ठीक है, जिसका क्या बोल सकते हैं, हिप्पोकैम्पस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समुद्री घोड़ा को हिप्पोकैम्पस। क्लियर है, समुद्री घोड़ा हिप्पोकैम्पस। अब छत्तीसगढ़ का जो आकृति है समुद्री घोड़ा के जैसे है, तो देखते हैं समुद्री घोड़ा कैसे दिखता है। तो ये जैसे उसका समुद्री घोड़ा का मुंह बनेगा, उसके बाद ये उसका सर बनाते हुए, ये अपन खींचते हुए उसका सर बनाएंगे, ये उसको चोटी करते हुए ये, ठीक है। उसके बाद इसका गला को ऐसे करके, है ना, ये अपन ये ऐसा, ठीक है, ये उसका पेट हो गया। अब इसको जस्ट नीचे लाएंगे, ये यहाँ पर उसका पूंछ बना देंगे, ये वाला पूंछ वाला जो एरिया गरियाबंद को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद ये ऐसा, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया ना ये कोंटा का है, ठीक है, ये वाला जो एरिया ना कोंटा है, और ये बलरामपुर वाला एरिया है, ठीक है। और ये जो है सबसे पूर्वी मतलब छोर है, और ये सबसे ज़्यादा पश्चिमी तट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अपन जब अक्षांशीय स्थिति वाला देखे थे तो अक्षांश स्थिति में जो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणतम था कोंटा, ठीक है, कोंटा को मैं कैसे शो करता हूँ, ये कितना में था, तो 17 डिग्री 46 मिनट, ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट में था, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट में है, ठीक है, दिख रहा है 17 डिग्री 46 मिनट में है ये। और उत्तर में देखेंगे, ठीक है, उत्तर में तो ये हो जाएगा आपका 24 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, 24 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है, क्योंकि देखो मैप काटने के बाद मैं बताऊंगा कर्क रेखा किससे कितना डिग्री का होता है, 23.5 डिग्री, कितना होता है, 23.5 डिग्री का कर्क रेखा। क्लियर है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो 24.5 डिग्री ये हो गया, और 17.5 लगभग ये हो गया, ठीक है। अब पश्चिमी का देखेंगे तो पश्चिमी जो है ये 80 और 15, ठीक है, 80 डिग्री 50 मिनट। क्लियर। और पूर्वी को देखेंगे तो ये हो जाएगा 84 डिग्री और 25 मिनट। क्लियर है यहाँ तक का, ये चीज़ याद रखिएगा। अब ये जो है अपन को कौन सा शो किया है अपन, ये उत्तरी अक्षांश, ये क्या है उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में है। उत्तरी अक्षांश कितने से कितना है 1746 और ये 24.5 तक, ठीक है। और पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर कितना है ये देख लो, 80-15 से क्या है 84-25 तक, ये क्या है पूर्वी देशांतर। क्लियर है। तो ये हो गया उसका क्या है
अच्छी और देशांतर स्थिति। क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ और याद रख लेना कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ठीक है, ये वाला अक्षांश स्थिति से ये जो दक्षिणतम अक्षांश स्थिति की इसकी जो लंबाई है ये कितना किलोमीटर है, तो 700 से 800 किलोमीटर। ठीक है, 700 से 800 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई है। क्लियर है यहाँ तक का। और अगर मान लो यहाँ से अगर यहाँ तक लेंगे, ठीक है, ठीक है, ये वाला अगर बोलेंगे तो ये कितना है, तो 435। क्लियर है। तो इससे ये बोलना चाहता हूं कि जो उत्तरी अक्षांश है, मतलब अक्षांशीय स्थिति है, छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय स्थिति जो है वो देशांतर स्थिति से ज़्यादा है। क्लियर। कभी क्वेश्चन पूछेगा कूट में बना के कि क्या छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय स्थिति देशांतर स्थिति से ज़्यादा है, तो जी हाँ, ये जो अक्षांशीय स्थिति जो है 700 से 800 किलोमीटर है, जबकि जो उसके देशांतर स्थिति है, मतलब जो लंबाई है वो 435 किलोमीटर है। क्लियर है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद अपन छत्तीसगढ़ का जो मैप बना है इसको अपन जिला वाइज काटेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब जिला वाइज काटेंगे छत्तीसगढ़ को, मैप को। तो सबसे पहले देखो संभाग वाइज काट लेंगे। तो ये जो है क्या हो जाएगा, सरगुजा संभाग हो गया। उसके बाद ये वाले बीच वाले एरिया, ठीक है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, बिलासपुर संभाग। क्लियर है, बिलासपुर संभाग हो गया। और ये वाला जो एरिया है ये वाला रायपुर संभाग, और ये हो जाएगा दुर्ग संभाग। क्लियर है। और ये जो सबसे बड़ा दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, बस्तर संभाग। क्लियर। इसमें एक चीज़ ये याद रखना, क्वेश्चन में ये बन सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग जो है कौन सा होगा, बस्तर संभाग। क्या होगा, बस्तर संभाग। क्लियर है। और छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम, सबसे नया संभाग कौन सा है, तो सबसे नया संभाग कौन सा है, तो दुर्ग संभाग। क्या है, दुर्ग संभाग। क्लियर है। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, बस्तर संभाग। सबसे छोटा संभाग कौन सा है, दुर्ग संभाग। उसके बाद सबसे प्राचीनतम संभाग कौन सा है, रायपुर संभाग। ठीक है, रायपुर संभाग सबसे प्राचीनतम संभाग है। ठीक है, बस्तर संभाग सबसे बड़ा है। क्लियर है, बस्तर संभाग जो है सबसे बड़ा है और दुर्ग संभाग सबसे छोटा है। ठीक है, बस्तर संभाग सबसे बड़ा है लेकिन जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या के मामले में बस्तर संभाग में जनसंख्या सबसे कम है। क्लियर है, पांचों संभाग में जनसंख्या सबसे कम कहाँ है, तो बस्तर संभाग में। और ये जो ऊपर वाला संभाग है इसको बोलेंगे सरगुजा संभाग। ठीक है, सरगुजा संभाग। और ये वाला एरिया बिलासपुर संभाग। ठीक है, बिलासपुर संभाग। तो जनसंख्या सबसे कम यहाँ है, तो कहीं ना कहीं तो जनसंख्या ज़्यादा होगा। तो जो बिलासपुर संभाग है ना, यहाँ जनसंख्या सर्वाधिक है। क्लियर है, जनसंख्या कहाँ है, यहाँ सर्वाधिक है। क्लियर, ये याद रखिएगा, जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो बिलासपुर संभाग में है। इसके बाद अपन संभाग को बांट लिए। ठीक है, संभाग बढ़ गया। अब अपन क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ को जो है जिला वाइज बांटेंगे। क्लियर है, जिला में। तो जिला में बांटने के लिए मैं रेड पेन यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है यहाँ से ये पहला, इसको क्या बोलेंगे, कोरिया। क्या नाम होगा, ये कोरिया। क्लियर है। इसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये सूरजपुर। उसके बाद ये ऊपर वाला एरिया बलरामपुर, बलराम का BL डाल दिया। उसके बाद ये जो एरिया है ये सरगुजा, मैं नाम पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप वॉइस से सेव कर, वो कर लेना, लिख लेना। ठीक है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, और ये क्या होगा, जसपुर। क्या होगा, जसपुर होगा। इसके बाद ठीक है, ये जो कोरबा है ना, कोरिया जो है कोरबा को टच करेगा। ठीक है, कोरिया जो है कोरबा को टच करेगा। और ये जो सरगुजा है, सरगुजा ये रायगढ़ को टच करेगा। ठीक है, सरगुजा जो है रायगढ़ को टच करेगा। तो ये वाला जो है रायगढ़ बन गया। और ये जो है कोरबा, और कोरबा के नीचे में क्या है, जांजगीर चांपा है। क्या है, जांजगीर चांपा है। क्लियर है। इसके बाद याद रखिएगा, यहाँ से ये जो है बिलासपुर था, बिलासपुर को काट के मुंगेली बनाया गया। बिलासपुर को काट के ही अभी वर्तमान में गौरेला पेंड्रा मरवाही, क्या है, गौरेला पेंड्रा मरवाही बनाया गया। क्लियर है, क्या बनाया गया, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक, ये चीज़ याद रखना। ठीक, गौरेला पेंड्रा मरवाही। इसके बाद अपन बिलासपुर संभाग हो गया। बिलासपुर संभाग के बाद देखेंगे रायपुर संभाग।
तो रायपुर संभाग के लिए है ये वाला बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद ये जस्ट नीचे में रायपुर, ये रायपुर जो है राज्य का क्या है, राज्य मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय है राज्य का, ठीक है रायपुर। रायपुर से ही गरियाबंद टच है, ठीक है, गरियाबंद ये वाला, और ऊपर उसका जो है महासमुंद और नीचे क्या है धमतरी, ठीक है, क्या हो जाएगा धमतरी। क्लियर है, यहाँ तक हो जाएगा धमतरी, ठीक है। मैप को एकदम ध्यान से देखना है, आपको ऐसे ही काटना है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ टाइम लग रहा है, जब आप इसको रिवीजन करेंगे बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ को जितना ज़्यादा मैप से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से याद होगा और उतना ज़्यादा अच्छा आप नंबर खींच पाएंगे। क्लियर है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब दुर्ग संभाग को देखेंगे तो दुर्ग संभाग के लिए पहले एक लाइन खींचे, ठीक है। तो ये जो है राजनांदगांव का एरिया था, राजनांदगांव से ही कट के क्या बन गया कवर्धा कबीरधाम, मतलब ठीक है, ये कबीरधाम, उसके बाद ये क्या हो जाएगा राजनांदगांव। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा राजनांदगांव। उसके बाद राजनांदगांव से टच क्या है बेमेतरा, क्या है बेमेतरा, बेमेतरा। उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा ये वाला एरिया, ठीक है, दुर्ग जो है धमतरी को टच करेगा, ठीक है, तो ये दुर्ग हो गया और ये हो जाएगा बालोद। क्लियर है, बालोद। तो ये आपका हो जाएगा दुर्ग संभाग। क्लियर है, दुर्ग संभाग। इसके बाद अपन बस्तर संभाग में चलेंगे, तो बस्तर संभाग में देखेंगे तो कांकेर, कांकेर, ठीक है, कांकेर का मैं के लिख देता हूँ, कांकेर का के। उसके बाद ये जो है एरिया बीजापुर, ठीक है, ये बीजापुर, ठीक है। उसके बाद कांकेर का थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये वाला एरिया जो है ये नारायणपुर, और ये वाला एरिया जो हो जाएगा आपका कोंडागांव। क्या है कोंडागांव। क्लियर है, कोंडागांव। तो जो कोंडागांव है ना, कोंडागांव ये जो बीजापुर को टच करेगा। क्लियर है, कोंडागांव जो है बीजापुर को टच करेगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। ठीक है, तो ये कोंडागांव जो है बीजापुर को टच करेगा, ठीक है। और जो बस्तर है ना, बस्तर बीजापुर और कोंडागांव को टच करेगा, लेकिन नारायणपुर को नहीं करेगा टच, ठीक है। तो ये ऐसा, ये बस्तर और ये ऐसा करेंगे तो ये दंतेवाड़ा और ये सुकमा। क्लियर है, ये चीज़, ठीक है। तो जो बस्तर है ना, बस्तर ये बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और कोंडागांव टच करेगा, ठीक है। नारायणपुर जो है ना, नारायणपुर ये बस्तर का भाग है लेकिन बस्तर को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो है ना आप मैप बनाएंगे, ठीक है। अब मैप में मैं क्या करूँगा, ईयर वाइज देखेंगे, ठीक है, ईयर वाइज इसका। क्लियर है, ईयर वाइज। तो ईयर वाइज के लिए सबसे पहले देखते हैं 1861। 1861 में मैंने बताया अभी कि संबलपुर, रायपुर, बिलासपुर ये तीनों जिला थे। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि रायपुर जिला का गठन कब हुआ तो 1861 में, बिलासपुर जिला का गठन कब हुआ तो 1861 में। क्लियर है, तो 1861 में रायपुर जिला का गठन और 1861 में बिलासपुर जिला का गठन, पहला खत्म, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए थे, उसमें से छत्तीसगढ़ एक संभाग था, ठीक है। और याद रखेगा जो 1861 में 5 संभाग बनाए गए थे तो छत्तीसगढ़ एक संभाग था जिसका मुख्यालय रायपुर था, तो रायपुर मुख्यालय था, तो वहीं से ये क्या हो गया 1862 में ये जो 5 संभाग बनाए गए थे तो छत्तीसगढ़ एक संभाग था। एक संभाग था गोदावरी तालुक, ठीक है। अब इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि गोदावरी तालुक का ही भाग कौन था, बस्तर। क्लियर है, तो बस्तर जो है गोदावरी तालुक का ही हिस्सा था और उस समय ये मध्य प्रांत का क्या था, संभाग था गोदावरी तालुक, ठीक है। तो बस्तर ये वाला जो एरिया गोदावरी तालुक के एरिया में आता था। क्लियर है, और इधर क्या था, रायपुर इसका मुख्यालय था, इसलिए इसको मान सकते हैं 1862 में रायपुर संभाग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो ये 1862, क्लियर है, 1862 में रायपुर संभाग बना था। इसलिए मैंने बोला कि रायपुर जो है सबसे प्राचीनतम संभाग है। क्या है, सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना संभाग है। क्लियर है, 1862 में बिलासपुर रायपुर जिला बना, 1862 में रायपुर संभाग बना। क्लियर है यहाँ तक का। और ये जो बस्तर है ये गोदावरी तालुक में था, जो कि उस समय 5 संभाग में से एक है। क्लियर है, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद 1862 के बाद याद रखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1905 को ना लेके एक और आगे बढ़ा लेंगे 1906, ठीक है। 1906 में कौन सा जिला बना, तो रायपुर से अलग होकर 1906 में दुर्ग जिला बना। क्या बना, दुर्ग जिला बना 1906 में। क्लियर है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद 1906 के बाद याद रखिएगा 1948। क्या याद रखिएगा, 1948। तो 1948 में 3 चीज़ याद रखना, 1948 में 3 चीज़, ठीक है। 1948 में 3 चीज़, पहला याद रखना सरगुजा, ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं,
1948 में सरगुजा बना, ठीक है। 1948 में क्या बना आपका, रायगढ़ बना। क्लियर है। जसपुर जो है ना, जसपुर पहले रायगढ़ का हिस्सा था। क्लियर है, पहले रायगढ़ का हिस्सा था, मतलब बिलासपुर संभाग का हिस्सा था, किंतु जब उसका गठन हुआ तब ये जो जांजगीर चांपा जसपुर जो है ये मतलब रायगढ़ से अलग होकर कहाँ चले गया, सरगुजा में चले गया। क्लियर है, ये चीज़ याद रखना। पहले जसपुर कहाँ था, बिलासपुर संभाग में था, रायगढ़ का हिस्सा था, ये रायगढ़ से अलग होकर ये यहाँ गया है। क्लियर है, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना। तो 1948 में 3 चीज़ याद रखेगा, सरगुजा, रायगढ़ और एक है बस्तर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि सरगुजा जिला का गठन कब हुआ, तो 1948 में। 1948 में ही रायपुर जिला का गठन हुआ, रायगढ़ जिला का गठन हुआ, और 1948 में ही बस्तर जिला का गठन हुआ। क्लियर है यहाँ तक का। तो कितने मतलब हो गए, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। ठीक है, ये क्लियर है। तो कितने जिला हो गए, 1 2, यहाँ 1906 में दुर्ग 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1948 तक कितने मतलब जिला थे, तो 6 जिला थे। 1948 तक कितने जिला थे, तो 6 जिला थे। इसके बाद 1948 के बाद 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस गठन के समय बिलासपुर जो जिला था, पहले बिलासपुर जिला था, तो बिलासपुर जो जिला को संभाग बनाया गया है 1956 में। कब बनाया गया, 1956 में। 1862 में रायपुर संभाग बना, 1956 में बिलासपुर संभाग बना। क्लियर है, ये चीज़ याद रखना, कब बना, जिस समय मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय। क्लियर है। इसके बाद 1956 के बाद याद रखना 1973 एकदम स्पेशल याद रखना, क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला का डेट है। कौन सा है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला, राजनांदगांव, वर्तमान में भी सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव। तो ये 1973 क्या है, 1973 में राजनांदगांव। क्लियर है। राजनांदगांव किससे अलग होकर बना है, तो याद रखिएगा दुर्ग से अलग होकर बना है। क्वेश्चन पूछ देगा राजनांदगांव का मातृ जिला कौन सा है, तो कौन सा होगा, दुर्ग होगा। क्लियर है। 1973 के बाद याद रखेंगे 1981 में बस्तर जिला को बस्तर संभाग बनाया गया। ठीक है, बस्तर जिला को बस्तर संभाग बनाया गया। क्लियर है। तो 1981 में बस्तर क्या बन गया, संभाग बन गया। क्या बन गया, संभाग बन गया। ये चीज़ याद रखना। 1981 के बाद अपन सीधा याद रखेंगे 1998 से अपन को सीधा याद रखना है 9 जिला का गठन हुआ है। ठीक है, 9 जिला का गठन हुआ है। अब 9 जिला कैसे याद रखेंगे, तो देखो हर संभाग में 2-2 जिला। ठीक है, हर संभाग में 2-2 जिला, मतलब देखो 1998 में कोरिया बना, 1998 में ही क्या बना है, जसपुर बना है। क्लियर है, 1998 में कोरिया, 1998 में जसपुर। क्लियर है। बिलासपुर संभाग में देखेंगे तो 1998 में कोरबा, 1998 में ही जसपुर बना, तो सॉरी जांजगीर चांपा बना। क्लियर है, याद रखिएगा। तो कितना हो गए, 1 2 3 4 बन गए। इसके बाद अपन याद रखेंगे 4 बन गया ना। उसके बाद रायपुर संभाग। ठीक है, रायपुर संभाग में 1998 में महासमुंद बनेगा और 1998 में ही धमतरी बनेगा। क्लियर है। उसके बाद 1998 में ये जो दुर्ग संभाग है, दुर्ग संभाग में केवल एक ही जिला बना था 1998 में, कौन सा, कवर्धा। क्लियर है, कवर्धा बना था। क्लियर। इसके बाद 1998 में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 बन गए। 1998 में बस्तर से अलग होके ये क्या बना, कांकेर बना, और बस्तर से अलग होके 1998 में दंतेवाड़ा बना। ये पूरा एरिया पहले बस्तर के एरिया में थे, तो ये जो बस्तर से अलग होके अब क्या बना, कांकेर बना 1998 में, 1998 में दंतेवाड़ा बना। इस प्रकार जो टोटल जो 1998 में 9 जिला थे वो देख लिए। अब 1998 के बाद याद रखिएगा 2007। ठीक है, मई 2007 याद रखिएगा, इसका नाम याद कर लीजिएगा, 2 ही जिला है, तो मई 2007। ठीक है, मई 2007 में 2 जिला का गठन हुआ था। कितने जिले का गठन हुआ था, 2 जिले का। कौन कौन से थे, तो याद रखिएगा जो बस्तर है ना, बस्तर, ये पहले पूरा बस्तर था, बस्तर से अलग होके बना ये नारायणपुर, और ये पूरा एरिया दंतेवाड़ा था, दंतेवाड़ा से अलग होके क्या बना है 2007 में बीजापुर। क्लियर है यहाँ तक का। तो 2007 को क्या हुआ आपका, मई 2007 में 2 जिला बना। उसका 2008
2008 में संभाग बना, कौन सा? सरगुजा संभाग। कौन सा संभाग बना 2008 में? सरगुजा संभाग। ठीक है, तो 2008 में कौन सा संभाग बना बोलेगा तो सरगुजा संभाग। कहाँ गया सरगुजा? तो ये 2008 में सरगुजा एक संभाग बन गया। क्लियर है? 2008 के बाद याद रखना 2012। ठीक है, तो 2011 में ही 2011 में, ठीक है, 2000 मतलब 15 अगस्त 2011, याद रखना 15 अगस्त 2011 में डॉक्टर रमन सिंह द्वारा घोषणा कर दिया गया था कि 9 जिला बनेंगे करके। ठीक है, 9 जिला बनेंगे करके 2011 में क्या कर दिया गया था? घोषणा कर दिया गया था। लेकिन आया कब, मतलब अस्तित्व में आया कब? ये 2012 में। तो 2012 में 9 जिला बने थे। कौन कौन से देखते हैं? इसमें भी ऐसे याद रखेंगे कि प्रत्येक संभाग में 2-2 जिला बनेंगे। ठीक है, तो 2012 में सरगुजा से अलग होकर क्या बना है? सूरजपुर। और 2012 में ही सरगुजा से अलग होकर क्या बना है? बलरामपुर। क्लियर है? इसके बाद देखेंगे 2012 में बिलासपुर से अलग होकर क्या बना है? मुंगेली। क्लियर? उसके बाद रायपुर संभाग में देखेंगे, रायपुर से अलग होकर 2012 में बलौदाबाजार बना है और 2012 में रायपुर से अलग होकर गरियाबंद बना है। क्लियर है? इसके बाद दुर्ग संभाग में दुर्ग से अलग होकर क्या बना है? बेमेतरा 2012 में और बालोद बना है 2012 में। क्लियर है? इसके बाद अगर आप और देखेंगे नीचे में तो ये जो कोंडा गांव है बस्तर से अलग होकर बना है और ये जो सुकमा है ये दंतेवाड़ा से होकर अलग बना है। क्लियर है? तो सुकमा का मातृ जिला कौन सा होगा? दंतेवाड़ा। और कोंडा गांव का मातृ जिला क्या होगा? बस्तर होगा। तो इस प्रकार कितना जिला हो गए? तो टोटल 27 जिले। ठीक है, टोटल 27 जिले का क्या हो गया? गठन हो गया। कब तक? तो 2012 तक टोटल 27 जिले का गठन हो गया। 2012 तक टोटल कितना हो गया? 27 जिले का गठन हो गया। 2012 के बाद एक और याद रखिएगा 2013 में जो दुर्ग जिला था, दुर्ग जिला को संभाग बना दिया गया। इस प्रकार ये जो दुर्ग संभाग है सबसे नया संभाग है। क्या है? सबसे नया संभाग है एवं सबसे छोटा संभाग है। क्लियर है? याद रखिएगा। जनसंख्या सबसे कम संभाग कौन सा है? तो बस्तर संभाग है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो बिलासपुर संभाग में। ठीक है, तो 2013 तक जो अपना 5 संभाग और 27 जिले का गठन हो गया था। क्लियर है? इसके बाद जो एक नए जिले का गठन हुआ, कब हुआ? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 2019 को जो तत्कालिक सीएम जो थे बघेल जी, है ना, ठीक है, भूपेश बघेल जी जो द्वारा 15 अगस्त 2019 को घोषणा किए और इसको अधिसूचना जारी कब किए बोलेंगे? तो 20 सितंबर 2019 में अधिसूचना जारी किए और ये अस्तित्व में कब आया? तो 10 फरवरी 2020 में ये अस्तित्व में आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन तीनों तरीके से पूछ सकता है कि घोषणा कब हुआ था? तो 15 अगस्त 2019 में हुआ था और अधिसूचना जारी कब हुआ था? तो 20 सितंबर 2019 में और ये अस्तित्व में कब आया? तो 10 फरवरी 2020 में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन सा जिला बन गया? गौरेला पेंडा मरवाही। तो 28वां, ठीक है, 28वां जिला बना और कौन से साल में बना? तो 2020 में। क्लियर है? ये चीज़ याद रखना। तो 2020 तक कितना जिला बन गया? तो टोटल 28 जिला बन गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 2020 तक 28 जिला बन गए। अभी वर्तमान में 2021 को, ठीक है, 15 अगस्त 2021 में 4 नए जिले बनाने का गठन किया गया है। ठीक है, 4 नए जिले बनाने के लिए मतलब घोषणा किया गया है माननीय श्री भूपेश बघेल द्वारा और जो 4 ये जिले हैं इनके लिए अधिसूचना भी जारी हो चुका है। ठीक है, तो अधिसूचना जारी हो गया है। तो ये देखो 4 जिले कौन कौन से होंगे वो 4 जिले देख लेते हैं। एक तो यहाँ पास मोहला मानपुर होगा, इसको मैं अलग से बनाता हूँ। ये जो है ना मोहला मानपुर, ठीक है, ये मोहला मानपुर चौकी, ठीक है, मोहला मानपुर चौकी। एक होगा यहाँ पास शक्ति, ठीक है, शक्ति, और एक होगा ये जो सारंगगढ़ यल एरिया, ठीक है, यल एरिया, ठीक है, ये एरिया। तो ये एरिया हो जाएगा आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। तो कितना होगा? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, हाँ ना, 3 हो गए, ये 3, ठीक है, ये 3 हो गए। और चौथा है ये भरतपुर यल, इस एरिया में भरतपुर मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी, ठीक है, मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी, मतलब इसको याद सकते हैं BMC, भरतपुर मनेंद्रगढ़, या फिर इसको याद सकते बैकुंठपुर,
बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी, ये वाला एरिया करके बनेगा। क्लियर है? तो ये याद रखिए, 3 मतलब जिला बनने के लिए घोषणा हुआ है, अभी अस्तित्व में नहीं आए हैं। ये घोषणा कब हुआ है? तो चारों जो है 15 अगस्त 2021 को घोषणा हुआ है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है? और इसमें जो है ना अधिसूचना, तो पहले जो है 1, 2, 3 ये तीनों के लिए अधिसूचना जो है 20 अक्टूबर को हुआ है। 20 अक्टूबर 2021 को 3 जिला के लिए अधिसूचना जारी किया गया था। कौन कौन सा? शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और मोहिला मानपुर के लिए। ठीक है? और जो चौथा जो जिला बनने वाला है ये है ना, क्या है? बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, इसके लिए जो है 11 नवंबर 2020 को अधिसूचना जारी किया गया है। क्या किया गया है? अधिसूचना जारी किया गया है। इसको बाद में याद रखना। ठीक है? तो ये तीनों के लिए याद रख, अलग से एक याद है, 20 सितंबर 2021 को इसका अधिसूचना जारी हुआ है और 11 नवंबर 2021 को इसका अधिसूचना जारी हुआ है। ठीक है? तो इस प्रकार जो छत्तीसगढ़ में अगर ये 4 जो जिला है अस्तित्व में आ जाएंगे तो कितने जिले हो जाएंगे? तो 32 जिले हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में। कितने जिले हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ में 32 जिले हो जाएंगे। क्लियर है? 32 जिले हो जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। इसके बाद मैं इस सबको मिटाता हूँ। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद अपन लास्ट देखते हैं। ठीक है? अपन अब इसके बाद लास्ट चीज़ देखेंगे आज के लिए, फिर कल अपन वीडियो पे देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो कौन कौन से राज्य टच करते हैं। ठीक है? तो इसके लिए मैं पूरा मिटा देता हूँ, बाकी सबको इसको नोट कर लेगा। ये ठीक है, यहाँ तक का। ठीक है? तो ये चीज़। ठीक है? तो जो छत्तीसगढ़ के जो मतलब बॉर्डर्स में कौन कौन से राज्य हैं, तो देखो ये जो बलरामपुर है ना, बलरामपुर, ये वाला बलरामपुर पढ़े थे ना अपन 2012 में जिसका गठन हुआ था सरगुजा से अलग होके, तो ये और ये वाला एरिया। ठीक है? इतना जो एरिया है, ये वाला एरिया। ठीक है? ये मैं अलग से करता हूँ। ये तो ये यूपी है, उत्तर प्रदेश को टच करता है। ठीक है? तो ये सबसे उत्तर की चोट मतलब उत्तर के एरिया को टच करता है। क्लियर है? यूपी जो है बलरामपुर को टच करता है। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरतम सीमा किस राज्य से टच होता है, तो उत्तर प्रदेश से। क्लियर है? इसके बाद ये जो याद रखना कि बलरामपुर, सूरजपुर, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। ठीक है? बलरामपुर, सूरजपुर और सीधा राजनांदगांव तक। ठीक है? यहाँ तक से। ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का ये इसको टच करता है एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है? तो मध्य प्रदेश कितने जिला को टच करता है ये देख लीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है? तो मध्य प्रदेश 7 जिलों को टच करता है, याद रखिएगा। ठीक है? मध्य प्रदेश कितने जिलों को टच करता है? 7 जिलों को टच करता है। इसके बाद इधर देखेंगे तो ये जो बलरामपुर और जसपुर, ये दोनों जिले को टच करता है कौन? तो झारखंड। झारखंड कितने जिले को टच करता है? 2 जिले को। क्लियर? याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा यहाँ से नीचे सीधे चले जाएंगे कहाँ तक का? तो बस्तर तक का। ठीक है? तो बस्तर तक का जो इसको टच करेगा कौन? ओडिशा। ठीक है? ओडिशा टच करता है। तो ओडिशा कितने जिले को टच करता है? तो ये देखो 1, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 और 7। एक छूटा है क्या? एक, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी सुकमा तक ये टच करेगा। ठीक है? सुकमा तक। ठीक है? सुकमा तक टच करेगा। तो ये क्या है? 7 और 1, 8। ठीक है? तो ओडिशा जो है 8 जिला को टच करेगा। क्लियर है? उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र को क्या करता है? टच करता है। क्लियर है? तो आंध्र प्रदेश जो है सिर्फ एक ही जो है ये जो है एरिया है, सिर्फ एक ही जिला को टच करता है, सुकमा बस को, ये आंध्र प्रदेश। क्लियर है?
और जो तेलंगाना है वो सुकमा और बीजापुर को टच करता है। किसको? बीजापुर और सुकमा को टच करता है। क्लियर है? तो जो तेलंगाना है कितने जिला को टच करता है? तो 2 जिला को टच करता है। आंध्र प्रदेश कितने जिला को टच करता है? 1 जिला को टच करता है। क्लियर है? इसके बाद याद रखिएगा राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बलरामपुर इस वाले एरिया को टच करता है वो कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के कितने जिला को टच करता है? 1 2 3 4 जिला को टच करता है। क्लियर है? ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अपन एक चीज़ और देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने लैंड लॉक्ड एरिया है। ठीक है, लैंड लॉक्ड एरिया या फिर बोल सकते हैं इसको भू अवस्थित जिला। ठीक है, भू अवस्थित जिला। वर्तमान में कितने भू अवस्थित जिला हैं? तो भू अवस्थित जिला ऐसे होते हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमाओं से टच नहीं होते। क्लियर है? जो एकदम बीच में रहते हैं। किसी अन्य अगर ना समुद्री या समुद्री तट को टच करेंगे या ना किसी अन्य राज्य को टच करेंगे। ठीक है, उसको भू अवस्थित जिला बोलते हैं। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ में कितने भू अवस्थित जिला हैं? तो याद रखिएगा 1 2 3। पहले बिलासपुर क्या करता था? मध्य प्रदेश को टच करता था, लेकिन जब से गौरेला पेंडा मरवाही बने हैं तब बिलासपुर भी क्या हो गया है? भू अवस्थित जिला है। ठीक है, तो 1 2 3 4, बलौदाबाजार 5, बेमेतरा 6, दुर्ग 7, रायपुर 8, उसके बाद बालोद 9 और एक दंतेवाड़ा 10। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कितने भू अवस्थित जिले हैं? तो 10 भू अवस्थित जिले हैं। क्लियर है? और जो राज्य इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो बोलेंगे तो देखो 10 टोटल कितने जिले कितने हैं छत्तीसगढ़ में? 28। तो 28 में से 10 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो जितना भी बचेगा वो 18। ठीक है, तो 18 क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट मतलब होगा। ठीक है, जो मतलब दूसरे राज्य की सीमा को टच करेगा। क्लियर है? अब दूसरे राज्य को सीमा को टच करने वाले जिले में देखेंगे तो सबसे बड़ा मतलब जो सबसे ज़्यादा एरिया टच करने वाला जिला कौन सा है? तो बलरामपुर है। ठीक है, बलरामपुर है सबसे ज़्यादा एरिया टच करने वाला जो मतलब इंटर स्टेट वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ये बलरामपुर है, सबसे ज़्यादा एरिया को टच करता है। और सबसे कम एरिया को टच करने वाला जिला कौन सा है? तो याद रख लेना धमतरी। ठीक है, धमतरी जो है सबसे कम एरिया को टच करता है। ये वाला एरिया देखो, धमतरी सबसे कम एरिया को टच करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। इसके बाद अपन जो अगला जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना देखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो पे अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा। और राइटिंग तो समझ आ रही होगी। ठीक है, और वॉइस पे मैं डबल 3 बार उसको क्या कर रहा हूँ, मैं डिवीज़न करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।